गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। और आज इस लहलहाते तिरंगे को देख के, या कभी भी जब तिरंगा लहराता है तो सारे भारतीय के मन में अंदर से जो एक उबाल आता है वो होता है, चाहे हम रहे या ना रहे, तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे। ये तिरंगा भारत भूमि के लहराने की, भारत भूमि के गर्वित होने की, भारतीयों के प्रेरित होने की गाथा भी सुनाती है। मैं इसी तिरंगे से लेकर के आए कुछ सीख जो कल के भारत, आज के भारत और भविष्य के भारत को दर्शाएगा, को आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो तिरंगे को देखते ही प्रगति, शुद्धता और शांति तीनों देखने को मिलती है। एक और केसरिया प्रगति, श्वेत शुद्ध और हरा शांति का प्रतीक बनती है। दूसरी ओर जहां लोग वर्तमान 21वीं सदी तक विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका अपने नस्ल भेदी कानून लाने के लिए जोर लगा रहा है, हम भारतीय कब का सारे भेद को हटा चुके हैं। अगर संवैधानिक रूप से बात की जाए तो अनुच्छेद 17 कब के अस्पृश्यता के अंत की घोषणा कर चुका है। और अगर तिरंगे को देखें तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सबको समेटे हुए और एक गुच्छ में बांध के रखने वाला रंग दिखता है। इसी तिरंगे को देख करके याद आता है चंद्रगुप्त मौर्य का वो शासनकाल, वो भारत जिसके नंद वंश के शासनकाल में और चंद्रगुप्त के प्रारंभिक काल में विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाले सिकंदर अपने ख्वाब को अधूरा छोड़ के भारत से पलायन कर गए। भारतीयता और मनुष्य के रूप में सभ्यता की बात की जाए तो भारत की सभ्यता आज से 5000 से भी अधिक वर्ष पुरानी है। वर्तमान कुछ शोधों ने इसकी पुष्टि भी की है और हमारे संस्कृति में कृष्ण और अर्जुन के संवाद के जिस गीता की बात होती है वो आज और कुछ 100 साल पहले की नहीं बल्कि 5000 वर्ष पहले की बात है। अर्थात सबसे सभ्य अगर कोई इस धरा पर रहा तो वो हम भारतीय रहे। सभ्यता और हम लोगों ने ही संस्कृति, शिक्षा, बुद्धि देना इस पूरे विश्व को शुरू किया। हम कुछ इस तरह से प्रशासन किए कि राजा चंद्रगुप्त एक छत्र बना के चला गया भारत को, और उन्हीं के वंश में जन्म लेने वाले सम्राट अशोक, जो आज चक्रवर्ती के नाम से जाने जाते हैं, चक्रवर्ती अशोक ने अपने दोनों ही धर्म का पालन कुछ इस कदर किया कि जब युद्ध करने पे आया तो खूनों की नदियां बहा दी, और जब युद्ध छोड़ा तो भिक्षु बनकर जीवन यापन किया। इसके बाद गुप्त वंशज की बात की जाए तो ये झूठ है और गलत है कहना कि कोई गुप्त नेपोलियन की तरह था, क्योंकि नेपोलियन का आगमन उस गुप्त के कई वर्ष बाद हुआ। नेपोलियन गुप्त की तरह था, न कि गुप्त नेपोलियन की तरह थे। फ्रांस के नेपोलियन के प्रति दिल में श्रद्धा है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि भारत का गुप्त जो पहले आया, प्रशासन करके गया, जिसने ये दिशा दिखा करके गई कि एक अच्छा शासक कैसे होगा, वो नेपोलियन हो। ऐसा कैसे हो सकता है? नेपोलियन वो गुप्त है, ये सच्चाई है। हाँ, कुछ वर्ष तक हमारे ऊपर बाहरी लोगों ने शासन किया, आक्रमण किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर थे। हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति को मानते थे। हमने पूरे विश्व को परिवार माना और सभी को अपने अंदर समेटने और सभी को सीने से लगाने का जो हमारा संस्कृति था उसका पालन किया। ये तो आप थे जो आपने छल कपट से हम पे राज्य किया। शिवाजी का और महाराणा प्रताप का शौर्य और भाला कौन भूल सकता है? उसके आगे टिकने की किसकी हिम्मत थी? पर आप कुछ वर्ष तक अगर हम पे शासन कर पाए तो इसका एकमात्र देन हमारी संस्कृति में सिखाई गई वो रीतियां थी जिसने भारत को शरणागत की स्थली बनाई, जिसने भारत को आप जैसे लोगों के रहने का जगह बनाया, जिसने आप जैसे लोगों को यहां स्थान दिया। ये वही भारत है जहां जब अंग्रेज तत्कालिक उभरता ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ देश यहां आता है, हमारे ऊपर शासन करता है, और स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के उत्थान के साथ साथ अमेरिका भारत से कई हजार किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां अमेरिकन को भाई बहन के नाम से संबोधित करते हैं। यह हमारी परंपरा रही, आप हमें समझ नहीं पाए। हमने तो जिससे भी मिला उससे प्रणाम किया, भाई बहन, माता पिता, गुरु, यही संबंध जोड़े।
हमने दुश्मन के भी अच्छाई को सम्मान दिया। और अगर ऐसा लगता है विश्व को कि कुछ वर्ष के लिए हमारे यहां शासन कर लेने के मात्र से वो सर्वश्रेष्ठ हो गए, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि उस शासन के काल में भी भारत के कई ऐसे लाल हुए जिसने ये प्रमाणित कर दिया कि भारत और भारत मां गर्व की भूमि है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा को पास करके और उसकी नौकरी को ठुकरा कर वापस यहां आए। 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह प्रमाणित कर दिया था कि एक प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के रूप में जिया। यह वही सुभाष चंद्र बोस था जो जापान में बैठे बैठे आपके ब्रिटेन संसद की कुर्सियां हिला दी थी। ये वही सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद की धरती रही जहां आपने पैसे दे दे करके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ, और आप जिस ख्वाब के साथ आए थे कि आप कई 100 वर्षों तक हम पे शासन करेंगे, 10-20 वर्ष के संघर्ष के बाद आपको यहां से जाना पड़ा। और जिस दिन सुभाष ने ठान लिया उसके 5 वर्ष तक आप यहां नहीं रह पाए। ये भारत की धरती रही। स्वतंत्रता के बाद से जवाहरलाल नेहरू जी की गुट निरपेक्षता की नीति हो या श्रीमती इंदिरा गांधी जी के काल को देखा, और आप सभी को याद होगा कि भारत जहां शांति की बात करता है वहां भारत अनैतिक कार्यों के लिए लड़ने की भी क्षमता और शक्ति रखता है। बांग्लादेश का जन्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां इंदिरा एक छोटी बच्ची से दुर्गा बन जाती है। ये वो भारत है। जरूरत पड़ने पर भारत की एक एक स्त्रियां दुर्गा बन सकती है। मनमोहन सिंह जी के ओजस, बुद्धि और अर्थशास्त्र के ज्ञान को कौन झुठला सकता है, जिसने पूरे विश्व के सामने एक नक्शा ला करके रख दिया कि एक अल्प विकसित या गरीब देश विकासशील और विकसित में कैसे खड़ा होगा। इसकी परिभाषा ला करके साबित कर दी मनमोहन सिंह जी ने। और एक शब्द जो आज भी आ जाए तो अपने नाम की तरह ही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके भाषण सुनने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जग के और टेलीविजन पे इंतजार करते थे। ये अटल जी की भूमि रही। ये भारत अटल जी की भूमि है। मनमोहन सिंह जी के समय काल में जब भारत आगे की ओर बढ़ रहा था, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ने जो गति दी, इसका अगर सबूत देखना हो तो कभी आईएमएफ से बात करके देख लो। विश्व के सारे विकसित देश हमारे अर्थव्यवस्था के सामने बौने दिखते हैं, और विश्व की सारी तेजस्वी ओजस्वी शक्तियां जो तथाकथित रूप से विश्व के मानचित्र पे खुद को शीर्ष पे दर्शा रहे थे, आज नमो के नाम के आगे नतमस्तक है। वो आज नमो के सामने झुके हुए हैं। ये भारत वो भूमि है। प्रेम से आए तो आपके लिए जान लुटा सकता है, लेकिन अगर आपने भारत को गलती से भी टेस्ट करने की कोशिश की तो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध का विभीषिक दृश्य अपने सामने देख सकते हैं। हाँ, हम वसुंधरा कुटुंबकम की नीति को मानते हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि धर्म और जायज के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। ये वो भारत है, और इस भारत की कहानी इस तिरंगे झंडे में देखने को मिलती है। मैं इस तिरंगे झंडे में सुभाष चंद्र बोस से लेकर नरेंद्र मोदी तक के हर उस व्यक्तित्व को देख लेता हूं जिसने भारत को तिरंगा रूप देने से लेकर आज तक का रूप प्रदान किया। अब रुख भविष्य की ओर किया जाए। कोरोना ने जब अपनी हदें पार करनी शुरू की तो ये तिरंगा का ही ध्वज था जिसने कोरोना को कुचल के रख दिया। आईएमएफ की रिपोर्ट मानी तो भारत 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे है। हमारी सेना दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, और सैन्य तकनीकी के मामले में हम अब विश्व के दूसरे तीसरे राष्ट्र के रूप में जाने जा रहे हैं। आने वाला भविष्य भारत के लिए गुरूर, गर्व और खुशी का भविष्य है। मुस्कुराता चेहरा और गर्व से तनी छाती, ये भारत की आने वाली भविष्य है। हम सब अगर केवल एक भारतीयता के मंत्र के साथ एकजुट खड़े रहें तो हमारा भारत आने वाले समय में विश्व गुरु होगा, और इस विश्व गुरु के आगे सारी शक्तियां नतमस्तक होगी। अब कोई हमें डोकलाम या
कारगिल जैसे मामलों पर या कश्मीर जैसे मामलों पर डरा नहीं सकता, क्योंकि उन सभी के बायोडाटा, उन सभी के अकाउंटेंट लेके बैठते हैं। और हालत तो ऐसी है कि अगर भारत में कुछ सुगबुगाहट हो तो कई देशों के इमरजेंसी मीटिंग बुला लिए जाते हैं। जी हाँ, मैं उस भारत से हूं, मैं चंद्रगुप्त के भारत से हूं, मैं कौटिल्य के भारत से हूं, और तकनीकी और ज्ञान में वाराहमिहिर आर्यभट्ट इनके ऊपर है कौन। मैं उस भारत से हूं जहां आज आप कल्पना कर रहे हैं उस चीज को भारत ने बना करके रख लिया था अपने पास, और जिसके शोध में आज आप लगे हैं, भारत उसको कई वर्ष पहले सोच चुका है। आने वाले भारत के इस खुशनसीब दृश्य को हम सब देखेंगे, और आने वाले भारत के लिए हमारा गर्वित और खुशमय प्रणाम सारे भारतीयों को। आप सभी को मेरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई।